सोचिए कि ह्यूमन डीएनए के अंदर एक जेनेटिक टाइपो को फिक्स करना हो और जैसे ही वो डिफेक्टिव कोड ठीक हो, सेल्स अचानक से एक डीप सी श्रिम्प की तरह ग्लो करने लगें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब किसी साईफाई नॉवेल का प्लॉट लगता है, पर सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये आज की लेबोरेटरी रियलिटी है। एग्जैक्टली। तो आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीटी 365 के पहले पार्ट के सोर्स मटेरियल पर एक इन डेप्थ डीप डाइव करने वाले हैं। ये मटेरियल ऑनेस्टली काफी डेंस है। बिल्कुल, इसमें लाइफ के सोर्स कोड यानी जेनेटिक्स से लेकर यूनिवर्स के फंडामेंटल हार्डवेयर यानी क्वांटम मैकेनिक्स तक की नई डिस्कवरीज शामिल हैं। सही कहा। और हमारा मिशन यही है कि बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इन डेंस सोर्सेज से सबसे क्रूशियल इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो शुरू करते हैं। राइट। और यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूंगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस मटेरियल को आइसोलेट करके पढ़ना सबसे बड़ी गलती होती है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंटरकनेक्शन समझना जरूरी है। हाँ, जैसे एक टेक्नोलॉजी दूसरी फील्ड को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो आज हमारा फोकस 3 मेन पिलर्स पर होगा: बायोटेक्नोलॉजी, आईटी और कंप्यूटर्स, और तीसरा फंडामेंटल फिजिक्स। तो इस डीप डाइव को डायरेक्टली ह्यूमन बायोलॉजी के ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू करते हैं। सोर्स मटेरियल में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का जिक्र है। इसके अंडर 10,000 होल जीनोम्स को सक्सेसफुली सीक्वेंस किया गया है। वेट, यहाँ मेरे दिमाग में एक फंडामेंटल सवाल आता है। ग्लोबल लेवल पर तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काफी पहले कंप्लीट हो चुका था ना? हाँ, बिल्कुल हो चुका था। तो जब दुनिया भर में मैसिव ओपन सोर्स जेनेटिक डेटाबेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर एक अलग से जीनोम इंडिया डेटाबेस बनाने के पीछे इतना मैसिव टाइम और कैपिटल क्यों इन्वेस्ट किया जा रहा है? ये क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट पर है। देखिए, ग्लोबल डेटाबेसेस एग्जिस्ट जरूर करते हैं, पर उनका ट्रेनिंग डेटा ओवरवेलमिंगली कॉकेशियन या वेस्टर्न पॉपुलेशंस पे बेस्ड होता है। अच्छा, मतलब वो हमारे लिए उतने एक्यूरेट नहीं है। एग्जैक्टली। इंडियन पॉपुलेशन की जेनेटिक स्ट्रक्चर दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। यहाँ हजारों सालों से एंडोगैमी की प्रैक्टिस रही है, यानी अपनी ही कम्युनिटी में शादी करना। राइट। इसकी वजह से जेनेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। मतलब अगर किसी एक छोटे ग्रुप में कोई रेयर जेनेटिक म्यूटेशन थी, तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस ग्रुप में एम्पलीफाई होती गई। ओह, आई सी। तो वेस्टर्न जीनोम डेटा इन यूनिक इंडियन म्यूटेशंस को मैप नहीं कर पाता होगा। बिल्कुल नहीं कर पाता। ये 10,000 होल जीनोम्स का रेफरेंस डेटाबेस प्रिसिजन मेडिसिन के लिए एक फाउंडेशन बनाएगा। अब जेनेरिक दवाइयों के बजाय हम उन जेनेटिक मार्कर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो स्पेसिफिकली इंडियन पॉपुलेशंस में हार्ट डिजीज या डायबिटीज का रिस्क बढ़ाते हैं। ये तो बहुत ह्यूज है। मतलब हम एक साइज फिट्स ऑल अप्रोच से निकलकर डायरेक्टली टारगेटेड मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। सही बात है, लेकिन जेनेटिक्स का पूरा गेम सिर्फ कोड पढ़ने तक लिमिटेड नहीं है। जब हम कोड पढ़ सकते हैं तो उसे एडिट करने की कैपेबिलिटी भी आती है। हाँ, और सोर्स मटेरियल में CSIR IGB द्वारा डेवलप की गई BRVSA 101। राइट, BRVSA 101 ये बेसिकली सिकल सेल डिजीज के लिए इंडिया की पहली इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड थेरेपी है। पर ये टेक्निकली काम कैसे करती है? ग्राउंड लेवल पे। देखिए, सिकल सेल डिजीज एक क्लासिक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां हीमोग्लोबिन जीन यानी HBB जीन में एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। सिर्फ एक लेटर मिसप्लेस होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स का शेप राउंड से सिकल यानी हंसिए जैसा हो जाता है, जो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता होगा। एग्जैक्टली। BRSA 101 इस एग्जैक्ट म्यूटेशन को टारगेट करती है। ये थेरेपी ब्लड स्टेम सेल्स को लैब में निकालकर क्रिस्पर Cas9 मॉलिक्यूलर सिजर्स का यूज करके उस डिफेक्टिव HBB जीन को फाइंड और रिप्लेस करती है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह? बिल्कुल एक वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह। फिर इन करेक्टेड सेल्स को वापस पेशेंट की बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हुआ है, ताकि इस $multi-million थेरेपी को स्केल करके अफोर्डेबल बनाया जा सके, है ना? हाँ, वही मेन एम है। ये मैकेनिज्म सच में दिमाग हिलाने वाला है। पर एक डाउट है, जब लैब में क्रिस्पर सिजर्स DNA को कट कर रही होती हैं, तो साइंटिस्ट को पता कैसे चलता है कि उन्होंने गलत जगह तो कट नहीं लगा दिया? ऑफ टारगेट म्यूटेशंस का डर तो हमेशा रहता होगा। यही वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी जिसे कैलकाटा के बोज इंस्टीट्यूट ने GloCas9 डेवलप करके सॉल्व किया। ये एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन है। उन्होंने Cas9 प्रोटीन को डीप सी श्रिम्प से निकाले गए नैनो ल्यूसिफरेज एंजाइम के फ्रैगमेंट्स के साथ फ्यूज कर दिया।
वेट, क्या समुद्री कीड़े का ग्लो इन द डार्क मैकेनिज्म यूज किया? लिटरली वही किया, पर इसमें प्रिसिजन देखने वाली बात है। ये एंजाइम फ्रैगमेंट्स डिफॉल्ट स्टेट में लाइट एमिट नहीं करते। अच्छा, तो फिर लाइट कब आती है? जब Cas9 प्रोटीन डीएनए पर अपनी एग्जैक्ट टारगेट सीक्वेंस को ढूंढ लेता है और उसके साथ स्ट्रक्चरली बाइंड करता है, सिर्फ तभी वो फ्रैगमेंट्स फिजिकली रीअसेंबल होते हैं। इस रीअसेंबली की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होती है और लाइट एमिट होती है। ओह वाओ! तो बेसिकली ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू साइंटिस्ट को एक रियल टाइम विजुअल कंफर्मेशन देता है? एग्जैक्टली कि आप राइट स्पॉट पर एडिटिंग कर रहे हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड को प्रिसिजन इंजीनियरिंग में बदल देता है। नेचर की केमिस्ट्री को रिवर्स इंजीनियर करना सच में फैसिनेटिंग है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, डीएनए को फिजिकली कट करना अपने आप में एक ब्रूट फोर्स मेथड लगता है मुझे। डबल स्ट्रैंड ब्रेक से सेल डैमेज का रिस्क तो रहता ही है। और इसी वजह से मटेरियल में ट्रेडिशनल क्रिस्पर के मुकाबले एपिजीनोम एडिटिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। राइट। तो ये नया अप्रोच ट्रेडिशनल मेथड से फंडामेंटल लेवल पर कैसे अलग है? जीनोम एडिटिंग में हम सीक्वेंस को टच भी नहीं करते। बिना सीक्वेंस चेंज किए एडिट करते हैं, वो कैसे? देखिए, डीएनए के ऊपर एक केमिकल लेयर होती है, जैसे मेथाइल ग्रुप्स। ये लेयर तय करती है कि कौन सा जीन एक्टिव होगा और कौन सा साइलेंट। एपिजीनोम एडिटिंग बेसिकली इन केमिकल टैग्स को मॉडिफाई करती है। हाँ, एक वॉल्यूम नॉब की तरह काम करता है। तो सही एनालॉजी है। आप किसी डिजीज कॉजिंग जीन की वॉल्यूम पूरी तरह से जीरो कर सकते हैं या किसी यूजफुल जीन का एक्सप्रेशन बढ़ा सकते हैं बिना एक्चुअल जीनोमिक हार्डवेयर को तोड़ें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसकी रिवर्सिबिलिटी है। ये मच सेफर है। हार्डवेयर को इंटैक्ट रखकर सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स चेंज करना मेक सेंस। और जब हम एडवांस्ड पर्सनलाइज्ड थेरेपीज की बात कर ही रहे हैं, तो नेक्सकार 19 का मेंशन जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। नेक्सकार 19 इंडिया की पहली इंडिजिनस CRT सेल थेरेपी है जो बी सेल ब्लड कैंसर्स के लिए डेवलप हुई है। टाटा मेमोरियल और IIT बॉम्बे का प्रोजेक्ट है ये। कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट्स को कैसे डिसरप्ट कर रहा है? कीमो से कैसे अलग है ये? कन्वेंशनल कीमो या रेडिएशन बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन CRT थेरेपी पेशेंट के इम्यून सिस्टम को ही वेपनाइज करती है। T सेल्स को ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके लैब में जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। उन्हें अपग्रेड किया जाता है? हाँ, उनके सरफेस पर स्पेशल रिसेप्टर्स ऐड किए जाते हैं जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स के CD19 प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर जब इन्हें वापस बॉडी में डालते हैं तो ये सिर्फ कैंसर सेल्स को हंट करके डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसका इंडिजिनस डेवलपमेंट कॉस्ट को ड्रास्टिकली फ्रैक्शन पर ले आएगा। पर ये सारी ब्रेकथ्रूज तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एनालाइज करने के लिए मैसिव जेनेटिक डेटा हो, जैसे फिनोम इंडिया नेशनल बायोबैंक। बिल्कुल, जो CSIR IGIB में इनॉग्रेट हुआ है, UK बायोबैंक मॉडल पर बेस्ड है, पर इंडियन डाइवर्सिटी के लिए कस्टमाइज्ड है। राइट। ये साफ इशारा है कि बायोलॉजी अब सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स का खेल नहीं रहा। ये पूरी तरह से डेटा और कंप्यूटिंग का डोमेन बन चुका है, जो डायरेक्टली हमें इस डिस्कशन के दूसरे पिलर पर ले आता है, IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही ट्रांजिशन है। बायोलॉजिकल सेल से निकलकर हम सिलिकॉन चिप्स की दुनिया में आ गए हैं। इस मैसिव बायोलॉजिकल डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक नई तरह का कंप्यूटेशनल ब्रेन चाहिए, और यहाँ AI का रोल डेटा एंट्री से आगे बढ़कर प्योर प्रिडिक्शन में चला गया है। एकदम ठीक ऑब्जर्वेशन है। सोर्स मटेरियल में माइक्रोसॉफ्ट के बायोइम्यू का डीपली मेंशन है। ये एक डीप लर्निंग सिस्टम है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करता है। प्रोटीन फोल्डिंग तो बायोलॉजी की सबसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम में से एक रही है ना? हाँ, प्रोटीन्स 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे फोल्ड होते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। बायोइम्यू AI की जेनरेटिव कैपेबिलिटीज को यूज करके मॉलिक्यूलर शेप्स को सिम्युलेट कर रहा है। ये ड्रग डिस्कवरी की टाइमलाइन को सालों से घटाकर हफ्तों में ले आएगा। दिमाग हिलाने वाली स्पीड है ये। पर AI के इस एक्सप्लोजन में इंडिया का अपना एक अलग ट्रेजेक्ट्री नजर आ रहा है। मटेरियल में भारत जेन पर काफी हैवी फोकस है। इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाँ, IIT बॉम्बे और मेटी का इनिशिएटिव है ये। यहाँ पर मैं एक थोड़ा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। आज के टाइम पर दुनिया के टॉप टेक जायंट्स ऑलरेडी मैसिव AI मॉडल्स डिप्लॉय कर चुके हैं जो किसी भी लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिर स्क्रैच से अपना एक भारत जेन बनाने में रिसोर्सेज क्यों लगाए जा रहे हैं? ये एक बहुत आम इन्फ्रेंस है कि ट्रांसलेशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, पर AI आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं है।
ग्लोबल मॉडल्स फंडामेंटली इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न डेटा सेट पर ट्रेन होते हैं। तो जब वो हिंदी या तमिल प्रोसेस करते हैं तो प्रॉब्लम आती है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उनकी टोकनाइजेशन एफिशिएंसी बहुत खराब होती है। मतलब एक सिंपल हिंदी सेंटेंस को प्रोसेस करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर और टोकन्स चाहिए होते हैं, जिससे क्लाउड एपीआई की कॉस्ट ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। ओह, कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरी बात, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और लोकल इडियम्स ग्लोबल मॉडल्स में मिस हो जाते हैं। भारत चैन इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसका बेस आर्किटेक्चर ही 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस पर बना है। अच्छा, तभी इसे मल्टी मॉडल कहा गया है। हाँ, और इसके साथ जो भारत डेटा सागर बनाया जा रहा है वो एक सॉवरेन रिपोजिटरी होगा। देखिए, डेटा और एआई सॉवरेनिटी आज के टाइम में नेशनल सिक्योरिटी के लिए उतनी ही क्रिटिकल है जितनी डिफेंस कैपेबिलिटीज। डेटा सॉवरेंटी और टोकन एफिशिएंसी, ये काफ़ी प्रैक्टिकल रीजंस है। मतलब हमारा डेटा हमारे अपने हार्डवेयर पर ऑप्टिमाइज होना चाहिए। लेकिन एआई डेवलपमेंट में एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड मटेरियल में हाईलाइट किया गया है। आप स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जहां एक तरफ सब भारत जेन जैसे मैसिव एलएलएम्स की तरफ भाग रहे हैं, वहीं अब स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स यानी एसएलएम्स का कॉन्सेप्ट एग्रेसिवली पुश हो रहा है। क्या एसएलएम्स सच में कोई इवोल्यूशन है या सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते एक सस्ता ऑल्टरनेटिव? एसएलएम्स कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये एआई डिप्लॉयमेंट का अगला लॉजिकल फेज है। देखिए, एलएलएम्स बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पर चलते हैं। इनको होस्ट करने के लिए मैसिव डेटा सेंटर्स चाहिए होते हैं। हाँ, और एनर्जी भी तो गीगावाट्स में लगती है। बिल्कुल, वो एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अप्रोच है। पर स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स पैरामीटर एफिशिएंट होते हैं। इनका फोकस जनरल नॉलेज के बजाय डोमेन स्पेसिफिक एक्यूरेसी पर होता है। जैसे किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। हाँ, जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर ऑफलाइन डायग्नोस्टिक एआई चलाना हो या एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस पर रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी हो, वहाँ एसएलएम्स परफेक्ट फिट है। ये डेटा प्राइवेसी भी मेंटेन करते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग लोकल डिवाइस पर होती है। यानी बिगर इज बेटर की रेस से निकलकर अब हम स्मार्टर एंड स्पेशलाइज्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनका कार्बन फुटप्रिंट भी सिग्निफिकेंटली लोअर होता है। पर इन एडवांस्ड एआई मॉडल्स को चलाने के जो रॉ प्रोसेसिंग हार्डवेयर लगता है, वो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग सिलिकॉन चिप्स के लिमिट को स्ट्रेच कर रहा है। मटेरियल बताता है कि आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ है। हाँ, जो सीडैक के रुद्रा सर्वर्स पर बेस्ड है। 3.1 पेटाफ्लॉप का सिस्टम है ये। 3.1 क्वाड्रिलियन कैलकुलेशंस। क्रेजी। लेकिन ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटिंग के आगे का जो फेज है, वो तो पूरी तरह से पैराडाइम ही चेंज कर देता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटिंग बाइनरी बिट्स पर चलती हैं, 1 और 0। लेकिन नेशनल क्वांटम मिशन जिस 1000 क्यूबिट्स के टारगेट की बात कर रहा है, वो क्वांटम सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। और इसमें QPAI ने हाल ही में 25 क्यूबिट सुपर कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटर और इंडिजिनस चिप डेवलप करने का क्लेम भी किया है। एग्जैक्टली। ये सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स एब्सोल्यूट 0 के करीब क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पर ऑपरेट करते हैं। जहां एआई ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग की लिमिट है, वहीं क्वांटम टेक्नोलॉजी एक नई डायमेंशन ओपन करती है, जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है जिन्हें डिकोड करने में क्लासिकल कंप्यूटर्स को हजारों साल लग जाएंगे। पर देखिए, इसी मैसिव पावर के साथ आती है सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। बिल्कुल। अगर क्वांटम कंप्यूटर्स इतने कैपेबल बन जाएंगे तो आज के टाइम की RSA इंक्रिप्शन, बैंक डिटेल्स या मिलिट्री कोड्स सब एक झटके में क्रैक हो जाएंगे। ये एक लेजिटिमेट नाइटमेयर सिनेरियो है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए ही सोर्स मटेरियल क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD पर हेवीली फोकस करता है। हाँ, उसमें मेंशन है कि कॉर्नर लैब्स ने 500 किलोमीटर लंबा QKD नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेट किया है। यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। कैसा डाउट? फाइबर ऑप्टिक्स फिजिक्स का। 500 किलोमीटर्स तक क्वांटम स्टेट को बिना सिग्नल डिग्रेडेशन या फोटोन लॉस के मेंटेन रखना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। ये अनहैकेबल क्लेम कितना सॉलिड है? ये स्केप्टिसिज्म बिल्कुल वैलिड है। ऑप्टिकल फाइबर में फोटोन अटेन्युएशन यानी लाइट का बिखर जाना एक रियलिटी है। इसलिए उन्होंने इन लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए एडवांस्ड क्वांटम रिपीटर्स यूज किए होंगे। पर जो इसकी अनहैकेबल नेचर है, वो टेक्नोलॉजी नहीं, प्योर क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड है। मतलब? QCD हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम इंटेंगलमेंट को लेवरेज करता है। इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करने वाली की इंटेंगल्ड फोटॉन्स के फॉर्म में भेजी जाती है। अच्छा। और फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ कहता है कि आप किसी क्वांटम स्टेट को बिना उसे डिस्टर्ब किए ऑब्जर्व या मेजर नहीं कर सकते।
अगर फाइबर ऑप्टिक केबल के बीच में कोई हैकर डेटा इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी करता है तो फोटॉन की पोलराइजेशन स्टेट तुरंत कोलैप्स हो जाएगी। वाओ, मतलब सेंडर और रिसीवर को एरर रेट डिटेक्ट करके तुरंत पता चल जाएगा कि ट्रांसमिशन सिक्योर नहीं है। एग्जैक्टली और वो उस इंक्रिप्शन की को डिस्कार्ड कर देंगे। सिक्योरिटी मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज पर नहीं, यूनिवर्स के बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स पर टिकी हुई है। ये पॉइंट सच में बहुत पावरफुल है। और इसी से हम मटेरियल के आखिरी और सबसे एब्स्ट्रैक्ट सेगमेंट में एंटर करते हैं, फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। बिल्कुल, जिस क्वांटम इंटैंगलमेंट की हमने QKD में बात की, उसी कॉन्सेप्ट के लिए हाल ही में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया था। यही सबसे खूबसूरत कनेक्शन है। जो डेकेड्स पहले सिर्फ थियोरेटिकल फिजिक्स थी, वो आज क्वांटम लैब्स और नेशनल क्वांटम मिशन के फॉर्म में प्रैक्टिकल हार्डवेयर बन चुकी है। सही कहा। इस मटेरियल में फंडामेंटल फिजिक्स की डिस्कवरीज का सेक्शन सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ट्रेजेक्ट्री को समझने के लिए दिया गया है, जैसे बोस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स का सर्न के एलिस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन, जिसके लिए उन्हें ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 मिला है। अ लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट यानी एलिस। पर ये लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं वहां? ये रिसर्चर्स लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर स्ट्रांगली इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स और मैटर एंटी मैटर असिमेट्री को स्टडी कर रहे हैं। पर एक आम लर्नर के हिसाब से देखा जाए तो मैटर एंटी मैटर के इक्वेशंस का डेली टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन से क्या रिलेशन है? क्यों ऐसी मैसिव अंडरग्राउंड रिंग में पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड पर स्मैश करने में इतने रिसोर्सेज लगाए जाते हैं? देखिए, फंडामेंटल रिसर्च हमेशा ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की एब्सोल्यूट लिमिट्स को पुश करती है। बिग बैंग के तुरंत बाद थियोरेटिकल मॉडल्स के मुताबिक यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर इक्वल क्वांटिटीज में थे। तो अगर वो इक्वल थे तो उन्हें एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था ना? एग्जैक्टली। अगर ऐसा होता तो वो परफेक्ट एनिहिलेशन कर लेते और आज ना हम होते ना गैलेक्सी होती। तो वो इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हुआ जिसकी वजह से मैटर बच गया, यही पता लगाना है। हाँ, और एलिस एक्सपेरिमेंट वही सिमुलेट कर रहा है। हाँ, वो लीड आयंस को स्मैश करके क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा क्रिएट करता है। ये वही स्टेट है जो यूनिवर्स के बर्थ के टाइम एग्जिस्ट करती थी। इससे हम ग्रेविटी और न्यूक्लियर फोर्सेस को डिकोड कर रहे हैं। और जहां तक डेली लाइफ की बात है, मेरा मानना है कि इन एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए जो हाइपर सेंसिटिव सेंसर्स इन्वेंट होते हैं, वही बाद में प्रैक्टिकली यूज होते हैं। बिल्कुल। आज की MRI मशीन्स, कैंसर रेडिएशन थेरेपी और यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड वेब भी सर्न की ही देन है। जो चीज शुरुआत में प्योरली एब्स्ट्रैक्ट लगती है, वो हमेशा अप्लाई होकर डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। जैसे मटेरियल के एंड में स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी की मैसिव 6-year स्टडी का भी रेफरेंस है। हाँ, जो बिग बैंग, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रोल्स को वैलिडेट करता है। एक तरह से ये फिजिसिस्ट के द्वारा यूनिवर्स का सोर्स कोड पढ़ने की कोशिश है। प्रोग्रेशन दिखाई देता है। कैसे? हमने शुरुआत की थी बायोलॉजी से। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट से हमने अपने बायोलॉजिकल कोड को पढ़ा और क्रिस्पर से उसे एडिट करना सीखा। फिर हम IT पर आए, जहां भारत जेन और बायो इम्यू जैसे न्यूरल नेटवर्क्स इन मैसिव डेटास को प्रोसेस कर रहे हैं। और इन आर्टिफिशियल ब्रेन्स को पावर करने के लिए हम क्वांटम कंप्यूटर्स की तरफ जा रहे हैं, जिसकी फाउंडेशन सर्न और कॉस्मोलॉजी की फिजिक्स पर टिकी है। इन सभी फील्ड्स की बाउंड्रीज अब बिल्कुल ब्लर हो चुकी है। AI बायोलॉजी को समझ रहा है, क्वांटम फिजिक्स AI को सुपरचार्ज कर रहे हैं। तो UPSC जैसे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आइसोलेटेड फैक्ट्स को रटना अब ऑब्सोलीट हो चुका है। इन फील्ड्स के इंटरकनेक्शंस की आपस में डीप अंडरस्टैंडिंग होना ही सबसे क्रूशियल डिफरेंशिएटर होगा। सही विश्लेषण है। और लर्नर्स को इन डेवलपमेंट्स पर लगातार नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते नई डिस्कवरीज इन कॉन्सेप्ट्स को और भी रिफाइन कर रही हैं। इस इन डेप्थ चर्चा के एंड में इन सभी बाउंड्री पुशिंग डिस्कवरीज को देखकर एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग आइडिया दिमाग में आता है। वो क्या? देखिए, आज हम ह्यूमन DNA को प्रिसिजन के साथ एडिट कर सकते हैं। हमारे पास AI मॉडल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स को मैप कर सकते हैं, और फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स इस सारी इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में प्रोसेस करेंगे। राइट। जब इन सभी टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी BCIs के साथ मैच्योर होगा, तो शायद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां नेचुरल एवोल्यूशन की जगह सेल्फ डायरेक्टेड टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन ले लेगा। ओह वाओ, एक नया दौर जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का फर्क बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये एक ऐसी दिशा है जो उतनी ही टेरिफाइंग है जितनी की फैसिनेटिंग। इस बदलते हुए साइंटिफिक लैंडस्केप को लेकर क्यूरियोसिटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।